हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम रापचिक। सो वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू आवर चैनल फिजिक्स का फील। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारा लास्ट लेक्चर में डीबीबी नंबर 1 का पार्ट 2 ख़त्म हो गया है और ओवरऑल डीबीबी नंबर 1 का 11 क्वेश्चन था वो भी ख़त्म हो चुका है। और अगर आप वो 11 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो तुरंत ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो पे जाइए, क्योंकि अगर फिजिक्स में प्रैक्टिस ना करोगे तो वैसे कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि क्वेश्चन ना करोगे तो फिजिक्स के साथ अटैच कैसे रहोगे? और क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आने से और भी अच्छे से आपकी नॉलेज बढ़ती है और कॉन्फिडेंस आने से आपके ओवरऑल मार्क्स भी अच्छे आते हैं और घर में भी आपको बहुत ही इज्जत दिया जाता है। तो ये सब बात तो है ही, लेकिन हमारा बात ये नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो, मैं आज पहले बता रहा हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कभी कभी मैं कॉन्सेप्ट का भी वीडियो लाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कभी कभी थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और वो लिमिटेड अमाउंट में पढ़ाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वो और जो मज़ेदार होगा। क्योंकि फिजिक्स में तो मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि रियल वर्ल्ड के साथ जब भी हम कनेक्ट होते हैं तभी फिजिक्स की बात आ जाती है और फिजिक्स तो भाई साहब मज़ेदार है। तो ये तो दुनिया है जो फिजिक्स को बोरिंग कर रखा है और जो भी बोलता है ना फिजिक्स बोरिंग है तो वो टीचर बोरिंग है जो फिजिक्स पढ़ा रहा है। ये तो मेरा ही मानना है, टीचर बोरिंग है, फिजिक्स नहीं। फिजिक्स बोरिंग हो ही नहीं सकता यार, कैसे बोरिंग होगा ये? तो ये तो गई साइड की बात, ये सब बातें को साइड में रख दो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ बर्निंग कैंडल्स फ्लोटिंग इन लिक्विड। यस, आज हम लिक्विड के ऊपर एक मोमबत्ती को जलाएंगे और टपाक से छोड़ देंगे। यस। और वैसे ही हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग आइस इन एनी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वो भी देखेंगे। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ बर्निंग कैंडल फ्लोटिंग इन लिक्विड। तो मान लो हमारे पास ये एक लिक्विड है, ठीक बात है। इसमें है एक कैंडल है। फिर से ड्राइंग आ गई हमारी, कैसा ड्राइंग है बताना कमेंट सेक्शन में। ये तो सब टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, अब क्या करें? ठीक है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, ड्राइंग नहीं। ये मोमबत्ती बर्न हो रहा है। कुछ देर बाद इसका जो सीन होगा वो कुछ पानी में ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा होगा। इसमें नीचे लिक्विड भरा है, लिक्विड हम इसमें नीचे फिल कर दिए हैं, इसके नीचे लिक्विड है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? ठीक है, इसके नीचे लिक्विड है, भरा पड़ा है। अब इसका अगर ऊपरी वाला लेंथ, मानो छोड़ो इसको, मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, आपको समझने में सुविधा होगी। इसका ऊपर वाला लेंथ अगर मैं लूँ L1 और ये वाला लेंथ अगर मैं लूँ L2, तो टेल मी व्हाट विल हैपन विथ टाइम विथ L1 एंड L2। टाइम के साथ साथ L1 और L2 के साथ क्या होगा? विथ टाइम के साथ साथ L1 एंड L2 बोथ विल डिक्रीज। कुछ लोग सोच रहे थे कि सर टाइम के साथ साथ L1 तो डिक्रीज होगा लेकिन L2 कांस्टेंट रहेगा, नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। L1 एंड L2 बोथ विल डिक्रीज और कुछ देर बाद ये X1 हो जाएगा
और ये x2 हो जाएगा। सही बात, ठीक है। तो हमें बेसिकली पहले कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ये जो लेंथ है इनमें हम रिलेशन निकालेंगे। पहले वॉल्यूम में रिलेशन निकालेंगे और वॉल्यूम से सीधा हम लेंथ पे चले जाएंगे, ठीक बात है। तो देखो सर दोनों लेंथ दोनों ही डिक्रीज क्यों होंगे, क्योंकि अगर तुम अच्छे से सोचोगे तो ये जो बर्न हो रहा है तो यहाँ पे जो वक्स है, मोमबत्ती का जो वक्स है ये वेपोराइज हो रहा है, तो यहाँ से लेंथ घट रहा है और यहाँ से ये लेंथ घटेगा तो यहाँ से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे फिक्स रहेगा तो ये नीचे से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर नेट फोर्स यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 तो सेंटर ऑफ मास जिस पोजीशन पे था वही पोजीशन में रह जाएगा। तो यहाँ इस सेंटर ऑफ मास को वही पोजीशन में रखने के लिए इसका अगर बर्न हो रहा है, वक्स अगर वेपोराइज हो रहा है तो नीचे से इसका ऊपर अगर लेंथ घट रहा है तो नीचे से ये थोड़ा ऊपर उठ आएगा और उसका कुछ ऐसा इंटरफेस या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। यहाँ पे x1 और ये x2 हो जाएगा, दोनों ही लेंथ डिक्रीज करेंगे, कोई कांस्टेंट या फिर कोई बढ़ेगा नहीं, कोई भी लेंथ नहीं बढ़ेगा या फिर कोई भी लेंथ कांस्टेंट नहीं रहेगा, दोनों ही लेंथ डिक्रीज करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। अब क्योंकि ये जो मोमबत्ती है ये इस पे फ्लोट कर रहा है, ये जो लिक्विड है इस पे ये फ्लोट कर रहा है, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो हम इस पे लगा सकते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। और लॉ ऑफ फ्लोटेशन होता क्या है, अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन असल में होता क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे हम अगर इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, वॉल्यूम इनसाइड अपॉन वॉल्यूम टोटल इक्वल्स टू रो बॉडी अपॉन सिग्मा लिक्विड। ठीक बात है, ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब कुछ लोग को ये तो समझ नहीं आया कि सर ये वी आई अपॉन वी टी क्या है, तो मैं ये है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, मैं इसका थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको इस साइड में इसका जो क्या ताम झाम है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये इस साइड में थोड़ा बता देता हूँ। क्या लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है हमारे पास, मान लो हमारे पास एक यहाँ पे बीकर है, क्या है हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में पानी भरा पड़ा है, पानी क्या है भरा पड़ा है। अब इसमें अगर हम एक ब्लॉक को रख देंगे तो क्या होगा, देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन हम तब लगाते हैं जब कोई भी बॉडी उसका कुछ पोर्शन सरफेस के लिक्विड की सरफेस पे ऊपर रख के, लिक्विड की सरफेस से ऊपर कुछ पोर्शन रख के फ्लोट कर रहा है। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में देखो ये जो इसका वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम इस ब्लॉक का नीचे है और ये वाला कुछ पोर्शन इस लिक्विड की सरफेस पे ऊपर है, लिक्विड की सरफेस से ऊपर है। तो इसमें हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन कुछ ऐसा सिनेरियो के वक्त हम लगाते हैं, कुछ ऐसा जब इंसिडेंट होता है तब हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ पोर्शन नीचे है और यहाँ पे कुछ पोर्शन ऊपर है। अब बेसिकली क्या होता है कि सर ये बॉडी अब फ्लोट क्यों कर रहा है, फ्लोट इसलिए कर रहा है कि ये जो बॉडी यहाँ पे सिंक हुआ है ये बट कुछ टाइप फ्लोट कर रहा है कुछ टाइप का, तो इसका ये वाला जो वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम, इसका जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम ये पानी डिस्प्लेस किया और वही ये वाला वॉल्यूम का पानी, इतना डिस्प्लेस्ड पानी, इतना डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या करता है, उस लिक्विड का वजन ही होता है बॉयंट फोर्स जो इसको ऊपर धकेलता है। ठीक बात है, तो इसका नीचे एक लग रहा है वेट और ऊपर लग रहा है एक बॉयंस फोर्स एफ वी। तो मान लेते हैं ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी है सिग्मा और ये जो है इसका डेंसिटी है ये है रो। ठीक बात। अब इसका जो टोटल वॉल्यूम है भी, लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इक्वल टू भी, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या है भी है। ठीक है, अब क्या है कि ये वाला हम अगर भी आई मान ले, ये वाला भी आई मानते हैं क्योंकि ये तो टोटल वॉल्यूम तो इसका टोटल वॉल्यूम है और ये वाला जितना पानी के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर डिप हुआ है वो भी आई मानते हैं।
तो फिर ये अगर हम V टोटल तो ये फिर VI, ठीक है। तो इसका वजन क्या होगा, इसका वजन W वेट इसका होगा, इसका टोटल वॉल्यूम VT और इसका डेंसिटी दैट इज रो इंटू जी, और इसके ऊपर लगने वाला बॉयंट फोर्स कितना होगा, यस बॉयंट फोर्स होगा ये जितना पानी डिस्प्लेस किया है। इस बार ये इसका पूरा वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस नहीं किया, ना 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 ना, पूरा वॉल्यूम का पानी ये तो डिस्प्लेस नहीं किया। कितना पानी डिस्प्लेस किया, इसका वॉल्यूम इनसाइड में जितना वॉल्यूम है उतना ही पानी डिस्प्लेस किया। मतलब ये जो पोर्शन दिख रही हो ये वाला पोर्शन ही इसने डिस्प्लेस किया, ये वाला पोर्शन इसने डिस्प्लेस किया, ये वाला हमने क्या माना है VI। और डिस्प्लेस्ड पानी का या फिर डिस्प्लेस्ड लिक्विड का ये डेंसिटी कितना है, दैट इज सिग्मा इंटू जी। और ये क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है तो वेट इक्वल टू बॉयंट फोर्स, और वेट इक्वल टू बॉयंट फोर्स अगर हम करेंगे तो हम पाएंगे V2 रो इंटू जी दैट इज इक्वल टू VI सिग्मा जी। अगर हम दोनों को G से G मार दे तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली आ गया VI अपॉन V टोटल दैट इज रो अपॉन सिग्मा। रो है डेंसिटी ऑफ बॉडी और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यही हमने अब प्रूव कर दिया है और वही हम फॉर्मूला यहाँ पे चिपक दिए हैं फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडल। कैंडल के लिए भी ये सेम फार्मूला हमने यूज किया है और यही से हम देखेंगे कुछ अलग अलग फार्मूला भी डिराइव करेंगे अभी। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि सिग्मा ऑफ द लिक्विड और रो ऑफ द बॉडी दोनों डेंसिटी ही कांस्टेंट है, तो फिर ये VI अपॉन VT कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे VI देखो, हमें पता है VI प्लस VO इक्वल टू V टोटल। ये VI और VO क्या है, ये है वॉल्यूम इनसाइड और ये है वॉल्यूम आउटसाइड। वॉल्यूम आउटसाइड वॉल्यूम इनसाइड, और ये टोटल वॉल्यूम हो, ये तो आपको पता ही है, इसको बताने की और कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। तो अगर हम इस पे VI को अगर हम लिखे VT माइनस VO, VT माइनस VO, क्योंकि हम अब VO मतलब वॉल्यूम आउटसाइड के टर्म में हम इसको निकालना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगा VO मतलब VI इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V टोटल माइनस VO अपॉन VT दैट इज इक्वल्स टू रो अपॉन सिग्मा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस VO अपॉन VT दैट इज इक्वल्स टू रो अपॉन सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आउटसाइड अपॉन वॉल्यूम टोटल इक्वल्स टू 1 इसको अगर इस तरफ ले आओगे और इसको अगर इस तरफ ले आओगे और कैलकुलेशन करोगे तो फिर ये आएगा सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा। मैं एक स्टेप खा गया, लेकिन आप अगर समझ नहीं पाए तो पूरा कैलकुलेशन करोगे, लेकिन मैं एक स्टेप नहीं करा है, आप चाहो तो कर सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रही है। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है, डेंसिटी से डेंसिटी घटाओगे क्या ही घट जाएगा, मतलब ये वाला टर्म भी कांस्टेंट है, ये वाला टर्म भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट घटाओगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इनसाइड और वॉल्यूम आउटसाइड दोनों निकालेंगे, मतलब इन दोनों को निकालेंगे नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास ओवरऑल वॉल्यूम इनसाइड अपन वॉल्यूम आउटसाइड। इसको मतलब यही हमारे जो हम अब जो निकल रहे हैं यही हमारा मेन काम कर देगा, यही हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट तक ले जाएगा। V इनसाइड अपॉन V आउटसाइड क्या होगा देखिए क्या होगा, V इनसाइड अपॉन V आउटसाइड दैट इज रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड। अगर हम इसको सिंपली हटा देंगे तो रो सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, रो अपॉन सिग्मा माइनस रो। तुम लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 हम ये प्राप्त करिए, फ्रॉम 1 and 2 हम ये फॉर्मूला प्राप्त कर ले। तो फिर इसको आप क्या करना है, मेमोराइज। वैसे ये भी मेमोराइज करना है, ये भी मेमोराइज करना है, तीनों को मेमोरी में फिट करके बाकी लोगों से राइज कर जाना है, ठीक है। तीनों को मेमोरी में फिट करके बाकी लोगों से राइज कर जाना है, यही है मेमोराइज का फ़ायदा।
अब ये भी देखोगे, ये भी कांस्टेंट है। सर अब बार बार कांस्टेंट कांस्टेंट क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि इसका एक मीनिंग है बेटे। अरे ए बेटे देखो, हमारे पास ये कैंडल था, इनिशियली ये कैंडल था हमारे पास। अगर हम इसका बेस एरिया मान ले ए, तो ये भी तो ए होगा, ठीक बात है। अगर क्योंकि ये पानी में डिप है, तो इसका अगर लेंथ, ये वाला लेंथ अगर हम मान ले L1 तो और ये वाला लेंथ मान ले L2। कुछ देर बाद इसका क्या हाल होगा? कुछ देर बाद इसका कोई हाल कुछ ऐसा होगा, आपकी तरह ही होगा। ये क्या होगा? ये x1 है, ये अगर x2 है। एरिया भी सेम है, एरिया तो सेम होगा, एरिया ए एरिया ए, ठीक बात है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम इनसाइड अगर तुम लिखना चाहो, वॉल्यूम इनसाइड तुम लिख सकते हो क्या? वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम बेसिकली एरिया इनटू हाइट। इसका एरिया क्या है? इसका एरिया है ए इंटू L2। और वॉल्यूम आउटसाइड क्या है? वॉल्यूम आउटसाइड मतलब लिक्विड के जो आउट पे है वो है वॉल्यूम आउटसाइड। लिक्विड पे, लिक्विड की जो आउटसाइड पे है दैट इज वॉल्यूम आउटसाइड। तो वॉल्यूम आउटसाइड क्या होगा? एरिया इंटू हाइट, और हाइट यहाँ पे L1 है, ठीक बात है। क्योंकि इन दोनों का अगर रेशियो कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं VI/VO इक्वल टू कांस्टेंट फ्रॉम हेयर। इस यहाँ से हम इसको यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ये अगर कांस्टेंट है तो हम कर कह सकते हैं AL2/AL1 दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब L2/L1 कांस्टेंट है। यहाँ से आपको पता क्या चल रहा है? यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो मोमबत्ती है या फिर जो कैंडल है उसका आउटर सरफेस पे जो लेंथ है और इनर सरफेस पे जो लेंथ है, आउटर सरफेस पे जो लेंथ है और इनर सरफेस पे जो लेंथ है, इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। या फिर इसको L1/L2 भी लिख सकते हो। L1/L2 दैट इज कांस्टेंट ऑल्सो। 1 कांस्टेंट हो जाएगा, वो तो वही सेम ही रहेगा। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, L1/L2 होगा, ठीक है। अब हम इसको L1/L2 इक्वल्स टू x1/x2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी x1 क्या है? x1 है आउटर सरफेस का लेंथ, और एक x2 क्या है? इनर सरफेस का लेंथ। क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम है तो इन दोनों का रेशियो तो सेम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। रेशियो अगर कांस्टेंट है तो इसका लेंथ अपन इसका लेंथ इक्वल्स टू इसका लेंथ अपन इसका लेंथ इक्वल्स टू, इसके बाद जो होगा y1/y2, इसके बाद जो होगा z1/z2, ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, कांस्टेंट ही होता जाएगा। क्योंकि इसका रेशियो जो है आउटर सरफेस का लेंथ का जो लेंथ है और इनर सरफेस पे जो लेंथ है, दोनों का लेंथ का रेशियो इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा ओवरऑल। तो सही बात है, ठीक है। यहाँ से आप कुछ बात पता चले तो ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको कुछ बात पता चला तो बहुत सही है। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, तो वहाँ से आपकी थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द अपर मोस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ये, वेलोसिटी ऑफ वो, और इसका लेंथ कैसे चेंज होगा, और बर्निंग रेट, ये सब दूंगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊँगा और क्या चीज़ आएगा। तो ये मेमोरी में ये फिट करना है और ये फिट करना है, इसको अच्छे से एकदम फिट कर लेना है। ये इन दोनों चाहो इन दोनों को भी रख सकते हो, और ये तो यूज होता ही है, इसको भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। सब हमारे ऊपर तो कुछ नहीं। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है। हमारे पास ये एक कैंडल है, इस कैंडल पे ये बर्न हो रहा है, कैंडल जो है बर्न हो रहा है, ठीक है बात है। कैंडल बर्न होने के लिए ही होता है, लिक्विड पे रखा हुआ है, ये लिक्विड पे रखा हुआ है बेटे, ए बेटे लिक्विड पे रखा हुआ है। इसका आउटर लेंथ जो सरफेस के ऊपर है दैट इज 5 सेंटीमीटर, एंड इनर लेंथ जो कि ये सरफेस के वाटर सरफेस के नीचे या फिर लिक्विड के नीचे रखा हुआ है दैट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर।
कुछ देर बाद क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, यस। तो हमें ये वाला लेंथ बताओ, ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ point A and B when burning rate, yes burning rate, कुछ लोग सोच रहे हैं ये क्या चीज़ होता है, burning rate of the candle each मान लो 2 सेंटीमीटर पर आवर। बर्निंग रेट बोले तो मतलब ये जो कैंडल है ये बर्न कर रहा है, इसका रेट क्या है, कैसे बर्न कर रहा है, कितनी टाइम में ये कितना ख़त्म हो रहा है, ये जो वैक्स का लेंथ है ये कैसे घट रहा है, यही सब बताया हुआ है। सर 2 सेंटीमीटर पर आवर, इतना कम? अरे हाँ भाई, मतलब वैक्स तो या फिर मोमबत्ती बहुत धीरे धीरे जलता है ना, इसलिए इतना ही है, इतना बहुत ही कम है इसका वेलोसिटी। 2 सेंटीमीटर पर आवर से ये जो है ये लेंथ घट रहा है। बहुत सही बात है। और हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी। तो देखो सॉल्यूशन, अगर पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं बने तो फिर से मेरा सॉल्यूशन देखो। यही होता है हर एक क्वेश्चन को करने का स्ट्रैटेजी। अगर इस स्ट्रैटेजी को आप तोड़ रहे हो तो आप खुद का ही खुद नुकसान कर रहे हो, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। सर कैसी बातें कर रहे हो, हमारी साइड पे आप नहीं हो क्या? अरे बेटा मैं तुम्हारी साइड पे ही हूँ, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये जो चीज़ मैं यह बता रहा हूँ, मतलब ये जो है ना, ये बहुत ही सोचने वाला चीज़ है। ये थिंकिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी थॉट प्रोसेस को चेक करता है ये सब क्वेश्चन। और ये जो मैं आज कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जेईई मेंस में आ चुका है और नीट में आ चुका है, मतलब मेडिकल में आ चुका है, और तो और ये एडवांस क्वेश्चन में भी आ चुका है। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको आप अच्छे से दिमाग में ढुकाइए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, इतना ज़ोर से मैं बोल रहा हूँ। और मैं तो वैसे भी जो भी वीडियो ले आता हूँ वो क्वेश्चन का वीडियो है, और आज है कॉन्सेप्ट का वीडियो। ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है, तो आपको एकदम अच्छे से देखना है मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा और ज्ञान भी हमसे सुन लिया होगा। सर ज़्यादा आप ज्ञान देते हो। सॉरी बेटा, सॉरी। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? देखो पर आवर ये 2 सेंटीमीटर जल रहा है, तो हम लिख सकते हैं आफ्टर 1 आवर। सीन कुछ कैसा है, सीन क्या है? आफ्टर 1 आवर क्या होगा? लेंथ कितना डिक्रीज हुआ है? लेंथ डिक्रीज हुआ है 2 सेंटीमीटर, वो तो हमें पता है सर। पर आवर में 2 सेंटीमीटर करके जो कैंडल है वो जल रहा है, तो 2 सेंटीमीटर डिक्रीज किया है, ठीक है। अब लेंथ लेफ्ट, कितना लेंथ बच गया है? दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला लेंथ क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। ये वाला लेंथ क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। ये हम ऐसे ही बता पा रहे हैं क्योंकि ये सिमेट्री है। ये 5 सेंटीमीटर ऊपर भी है, ये भी 5 सेंटीमीटर ऊपर है, इसलिए हम सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर ऊपर है और 4 सेंटीमीटर नीचे भी है। ये सब हम सिमेट्री की वजह से आसानी से बोल पा रहे हैं। अगर सिमेट्री ना रहती तो हम नहीं बोल सकते थे, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, बहुत सही है। अब क्या करना है, आपको बताना है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। कुछ लोग ये भी निकाल सकते हो, वैसे इसका ज़रूरत नहीं है, जिसको पता है वो अगर निकालना चाहते हो तो। वॉल्यूम इनसाइड अपन वॉल्यूम आउटसाइड दैट इज इक्वल्स टू, हमने अभी इसको बताया था या फिर इसको ये भी हमने प्रूव किया था। अगर आप चाहो तो पीछे जाकर देख सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर देखो, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनसाइड अपॉन वॉल्यूम आउटसाइड
दैट इज लेंथ L1 अपॉन L2 दैट इज 5/5 दैट इज ऑल्सो 1 और 1 है। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं सिग्मा ये क्या है, अब सिग्मा वॉक्स का है और ये लिक्विड का है, ये भी वॉक्स का है। तो ये अगर वॉक्स का है तो फिर सिग्मा लिक्विड माइनस सी रो वॉक्स। तो जो लिक्विड का डेंसिटी होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वॉक्स। वॉक्स का जो डेंसिटी है उसका 2 टाइम्स होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक बात है, लेकिन ये हमें वैसे ज़रूरत नहीं है, हमें तो निकालना था वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी ऑफ ए निकालने के लिए हमें पहले परसेंटेज निकालना होगा, कितना परसेंट लेंथ ऊपर है और कितना परसेंट लेंथ नीचे है। कितना परसेंट लेंथ यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे लेंथ ऊपर है 5/5 + 5 × 100 दैट इज कितना है 50%, 50 मतलब 50/100, यहाँ पे 50% है। ठीक है, और यहाँ पे भी 50% होगा। ड्यू टू सिमेट्री हम आसानी से बोल पा रहे हैं, लेकिन हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे वो जनरलाइज का एक क्वेश्चन है। हम जनरल क्वेश्चन करेंगे जिसमें वैल्यू बहुत ही अलग अलग लेंगे और बर्निंग रेट भी थोड़ा अलग लेंगे। ये तो सब स्टैंडर्ड वैल्यू या फिर बहुत ही आसान वैल्यू और सिमेट्री की वजह से भी आप आसानी से कर पा रहे हो। लेकिन हम अभी एक जनरल केस लेंगे, जनरल केस में देखेंगे आपका दिमाग कितना काम करता है। तो यहाँ पे इसका पहले परसेंटेज लिखेंगे इनटू वेलोसिटी पर आवर, 2 सेंटीमीटर पर आवर दैट इज 50/2 इज 1 सेंटीमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो 50/100, 100 होगा इंटू 2 सेंटीमीटर पर आवर दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ये ऊपर जा रहा है 1 सेंटीमीटर पर आवर से और ये भी नीचे आ रहा है 1 सेंटीमीटर पर आवर से। तो कुछ 1 आवर बाद क्या होगा, ये जो लेंथ डिक्रीज कर गया और यहाँ पे ये जो लेंथ डिक्रीज कर गया, दोनों का वैल्यू क्या है 1 सेमी 1 सेमी। ठीक है, अब यहाँ तो आप आसानी से निकाल पाए वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी। अभी हम जनरल केस लेंगे, हम देखेंगे आप क्या कर सकते हैं। चलो जनरल केस लेते हैं। क्या है सर वो जनरल केस, जनरल क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास फिर से है एक मोमबत्ती। सर मोमबत्ती ही क्यों, हम कुछ और ही जलाएंगे, पटाखा। अरे पटाखा कैसे जलेगा, वो तो फट जाएगा, वो तो ऐसे नहीं जलेगा ना, इसलिए हम मोमबत्ती का यूज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। समझो बेटा थोड़ा। यस सर हम समझ गए। मान लो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, मान लो दैट इज 12 सेंटीमीटर, दैट इज 13 सेंटीमीटर। और आपको बताना है ये है ए, दैट इज बी पॉइंट। व्हाट इज द velocity of point A and B when the burning rate of candle is, when the burning rate of the candle is 4 सेंटीमीटर पर आवर करिए जरा। इसको अगर करिए, अगर आप इसको कर पाए तो मैं आपको मान जाऊंगा यार कि आप कॉन्सेप्ट को एकदम तगड़े तरीके से समझ के एकदम आप उसको पचा दिए हो और आप उसको एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिए हो इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ही तो मेन है फिजिक्स में, और वो और सब तो मोह माया है, समझे। कॉन्सेप्ट ही फिजिक्स में सबसे आसान है। अरे नहीं, सबसे मतलब आसानी से समझना चाहिए उसको, और बाकी सब क्वेश्चन तो उसको मोह माया है। कॉन्सेप्ट ही सबसे स्ट्रॉन्ग करना है फिजिक्स में, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर एक कॉन्सेप्ट को करना है स्ट्रॉन्ग, तभी हम होंगे फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग। यस, आई होप आपने इसको पॉज करके ट्राई कर लिया है जितनी देर मैं बकवास कर रहा था। सर बकवास कर रहे थे आप? अरे हाँ वही, और क्या।
आफ्टर 1 आवर सीन कैसा होगा, लेंथ डिक्रीज कितना होगा 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितना लेफ्ट कर रहा है, कितना बच गया है, लेंथ कितना है मतलब 21 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका ओवरऑल लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अब क्या करना है, निकालो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ लेंथ, परसेंटेज ऑफ लेंथ इनटू बर्निंग रेट। क्या होगा, परसेंटेज ऑफ लेंथ क्या है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लेंथ कैसे निकालना है मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाया है, इसी को फॉलो करते हुए नीचे करिए कैसे होगा। इसका बर्निंग मतलब इसका परसेंटेज ऑफ लेंथ दैट इज 12/12 प्लस 13 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 48%। और यहाँ पे अगर करेंगे 13/25 इंटू 100 तो यहाँ पे इसके केस में होगा 52%। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 48% मतलब 48/100 इंटू बर्निंग रेट दैट इज 4 सेंटीमीटर पर आवर। तो हम इसको जो वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे दैट इज हम लिखेंगे 4/20 मतलब 48, लुको हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, 4 इंटू 8 292 सेंटीमीटर पर आवर। मतलब इसका वेलोसिटी अब कुछ अलग है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 1.92 सेमी पर आवर। अब देखना इस बार सिमेट्री नहीं आएगा, इस बार सिमेट्री नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लेंथ का ही सिमेट्री नहीं है, तो क्यों सिमेट्री आएगा इन द केस ऑफ वेलोसिटी। हम इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज ऑफ लेंथ क्या है 52/100, बर्निंग रेट क्या है दैट इज 4 सेंटीमीटर पर आवर, ये किसके बराबर होगा, हम इसको अगर करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा या फिर नहीं बेटा बोलिए ना, ये होगा 2.08 सेमी पर आवर। इस बार इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गया ड्यू टू अनसिमेट्री इन लेंथ। अगर कोई चाहे सर ये कर सकते हैं कि आप वॉल्यूम इनसाइड अपन वॉल्यूम आउटसाइड दैट इज इक्वल टू 12/30 दैट इज इक्वल टू रो अपॉन सिग्मा माइनस रो, ये कर सकते हैं क्या, ऑब्वियस सी बात है आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है। अगर आपको पूछा जाए तो बिल्कुल करना, क्योंकि जेई वाले तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो हम पे थोड़ी डिपेंड करता है, वो तो जेई वाले एनटीए वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट पर। पहला कॉन्सेप्ट यहीं पे होता है समाप्त, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बर्निंग कैंडल फ्लोटिंग ऑन लिक्विड। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ice that is floating on any density of liquid. What happens when it melts? That is our main topic of concept. तो देखते जाना फिजिक्स का फील लेके जाना। तो लिखते हैं हेडिंग दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ आइस फ्लोट्स different density of liquid. What happens then if ice melts? केस 1, इसका हम 3 केस पढ़ेंगे और यहीं पे लेक्चर समाप्त करेंगे। केस नंबर 1, इस पे एक बीकर मतलब बीकर में एक आइस क्यूब है, उसमें पानी फिल कर दिए हैं हम,
लिक्विड 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 लिक्विड। तो अगर इस पे आइस क्यूब है तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल चेंज इन लेवल ऑफ वाटर व्हेन द आइस मेल्ट्स। जब आइस मेल्ट कर जाता है तब लेवल में क्या डिक्रीज आएगा। मैं चारों ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें आप जिसको चूज़ करेंगे ध्यान से चूज़ करेंगे। लेवल इंक्रीज होगा, लेवल डिक्रीज होगा, लेवल रिमेन्स सेम रहेगा और नॉन होगा, कुछ भी नहीं होगा। सर ये तो पता ही है कि 4 नंबर वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, कुछ भी तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आंसर तो सटीक आंसर होगा क्या? देखो, क्योंकि ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, पहले इसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं। इस वाले पोर्शन पे, इस वाले लिक्विड की इस वाले पोर्शन पे, इस वाले ये वाटर है, दैट इज आइस। दोनों लिक्विड एकदम अच्छे से मेंशन कर दिया कि ये वाटर ए आइस, और ये भी आपको पता है आइस मेल्ट होने से वाटर होता है। या फिर कुछ लोग को पता है कि सर आइस मेल्ट होने पे सर वो केरोसिन होता है, पक, ऐसा कुछ नहीं। देखो तो फिर इस जगह पर आइस का कुछ बचा हुआ है पोर्शन, यहाँ पे आइस का कुछ पोर्शन बचा हुआ है और यहाँ पे आइस लिक्विड पे दबा हुआ है इस पोर्शन पर। व्हेन आइस मेल्ट्स, तब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ आइस इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, कि यहाँ पे लिक्विड जो है वो वाटर ही है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से मैंने जो अभी बताया था, दैट इज रो ऑफ बॉडी, दैट इज आइस अपॉन सिग्मा लिक्विड। वॉल्यूम इनसाइड हमारे पास अपॉन वॉल्यूम टोटल क्या होगा? वॉल्यूम इनसाइड अपॉन वॉल्यूम टोटल क्या होगा? रो आइस इक्वल टू रो वाटर व्हेन आइस मेल्ट। जब भी आइस मेल्ट करता है तब ऐसा सिनेरियो होगा, तो भी हम लिख सकते हैं रो आइस अपॉन रो आइस दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज हम कह सकते हैं वी आई इक्वल टू वी टोटल। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेल्ट होने के बाद ये जो पोर्शन बचा है ये ही तो हमारे वी आई है। अरे ये वाला पोर्शन ही तो हमारा वी आई है और ये वाला पोर्शन भी हमारा वी आई है। बोल रहा है कि मेल्ट होने के बाद वी टोटल, मतलब ये वाला जो वी टोटल, मतलब ये जो पूरा वी टोटल इसमें समा जाएगा। इस मतलब ये वाला वॉल्यूम पे ये पूरा समा जाएगा, ये वाला जो है इस पे एकदम घुस जाएगा, मतलब ये यहाँ पे एकदम लपेट जाएगा, इसकी एकदम बराबर लेवल पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर 0.3। यस सर, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको बेसिकली पता है कि डेंसिटी ऑफ दी, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ये वाला वॉल्यूम यहाँ पे कैसे घुस गया, सर यहाँ पे दरअसल हो क्या रहा है, चमत्कार हो रहा है क्या? बेटा फिजिक्स में चमत्कार ही होता है, फिजिक्स में थोड़ा ज्ञान लगा दोगे ना, मैजिक होता है मैजिक। यहाँ पे वैसे मैजिक नहीं, इसके पीछे लॉजिक तो है। मैं लॉजिक के पीछे मैजिक और मैजिक के पीछे लॉजिक, यही है हमारा फिजिक्स। यस, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, सारा दिन ही सब फिजिक्स ही पढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देखो बेसिकली आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, सो वॉल्यूम ऑफ द आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो इसलिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा था। जब भी ये वाटर में कन्वर्ट हुआ इसका मास तो सेम रहा लेकिन वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि इसका डेंसिटी बढ़ गया। क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, इस रिलेशन से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा लेवल रिमेन सेम।
अब आ जाते हैं केस 2 पर। केस 2 पर हम क्या लेंगे, मान लो ये कोई क्या हो गया भाई, ये कोई बीकर है, इसमें कोई लिक्विड भरा है और यहाँ पे आइस है, इसका डेंसिटी है रो, इसका डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, ठीक है। इसका डेंसिटी रो, क्योंकि बेसिकली सर इसको सिग्मा, हमेशा लिक्विड को ही क्यों सिग्मा मानते हो, क्योंकि ये हर बुक में ऐसा ही होता है, इसलिए हम मान तो इसको भी हम रो सकते हैं, इसको भी हम सिग्मा मान सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं, सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, और क्या। तो वॉल्यूम इनसाइड अपॉन वॉल्यूम टोटल दैट इज रो अपॉन सिग्मा व्हेन, अगर केस 2, ये है केस 2 में यही है ट्विस्ट, व्हेन सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, यही है ट्विस्ट, यही है मेन ट्विस्ट, यही है मेन ट्विस्ट। अगर ये जो रो मतलब ये जो सिग्मा है इज ग्रेटर देन रो, मतलब डेंसिटी ऑफ आइस से अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि रो अपॉन सिग्मा इज लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फिर ये लेस देन 1 होगा। और ये रो अपॉन सिग्मा क्या है, यहाँ पे देखो, रो अपॉन सिग्मा को अगर हम वी आई अपॉन वी टी से रिप्लेस कर दे, वॉल्यूम इनसाइड अपॉन वॉल्यूम टोटल से रिप्लेस कर दे, दैट इज लेस देन 1 इज इक्वल्स टू वी आई इज लेस देन वी टोटल। इसके मतलब क्या हुआ, जो भी टोटल वॉल्यूम है उसका सिनेरियो इनिशियल तो ये रहा था, इनिशियली ये रहा था, अगर मेल्ट हो जाए तो फाइनली इसका सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है ना, फाइनली इसका सिनेरियो कुछ ऐसा होगा। पूरा लिक्विड था, ये वॉल्यूम इनसाइड का मैं जो डब्बा है वो वॉल्यूम इनसाइड वाला डब्बा बना रहा हूँ मैं, डब्बा 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 अब्बा डब्बा चब्बा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इस बार वॉल्यूम इनसाइड से ज़्यादा है, इसके मतलब जितना वॉल्यूम मेल्ट होगा, मतलब ये जो बॉडी है ये मेल्ट होने के बाद इस वॉल्यूम इनसाइड पे पूरा घुस नहीं पाएगा, पूरा इस जगह पे समा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ मतलब घुसेगा और कुछ ओवरफ्लो कर जाएगा, यस कुछ ओवरफ्लो कर जाएगा, कुछ नीचे घुसेगा, कुछ ओवरफ्लो कर जाएगा, यही ओवरऑल होगा। तो यहाँ हमारे पास ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम टोटल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम इनसाइड, तो यहाँ पे वॉल्यूम इनसाइड पे पूरा जो वॉल्यूम है वो घुस नहीं पाएगा और कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है। केस नंबर 3 देखते हैं। केस 3 में क्या है, केस 3 में मान लो ये हमारे पास बीकर है और इस बीकर में हमने कोई लिक्विड ले लिया और एक आइस ले लिया, फिर से आइस लिया और लिक्विड लिया, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा, इसका डेंसिटी रो, और आपको पता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन दैट इज सिग्मा माइनस रो, ठीक है। व्हेन ट्विस्ट है यहाँ पर, व्हेन रो इज, सॉरी हमने गलत लिखा है कुछ, ये नहीं होगा, ये तो वॉल्यूम इनसाइड अपन वॉल्यूम आउटसाइड के लिए था, यस। व्हेन रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, अगर ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है इसका अगर डेंसिटी इससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे सर इसका डेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो फिर ये तो फ्लोट ही नहीं करेगा पानी के ऊपर या फिर कोई भी लिक्विड के ऊपर, अगर कोई भी बॉडी है उसका अगर डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो फिर वो फ्लोट क्यों करेगा, यह फ्लोट इसलिए करेगा क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, जैसे कि एक लोहे का बॉल डूब जाता है, वहीं पे एक लोहे का शिप क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि लोहे का शिप का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट वो पूरा शिप का वेट को संभाल ले जाता है। वहीं पे एक लोहे का बॉल उतना
पानी या फिर लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, वहीं पर एक लोहे की बॉल एक लोहे की शिप में फ़र्क रह जाता है। वही एक लोहे की बॉल उतना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाता है और उसलिए उतना उसके ऊपर बॉयंस फोर्स भी पैदा नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे एक लोहे की बॉल डूब जाता है और एक लोहे की शिप आराम से चले जाता है यार। तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है वो अगर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और अगर ये फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा, रो अपन सिग्मा ग्रेटर देन 1। और इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं वी आई अपन वी डी से, देयर इज ग्रेटर देन 1 और वी आई इज ग्रेटर देन वी टोटल, इस बार क्या हो गया, वॉल्यूम इनसाइड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम टोटल। ये तो मतलब मज़ेदार हो गया, मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा। मतलब बोल रहा है कि देखो मज़ेदार है, ये बहुत ही मज़ेदार। वॉल्यूम इनसाइड वाला वॉल्यूम इस बार वॉल्यूम टोटल से ज़्यादा होगा। जितना वॉल्यूम था ये इस वॉल्यूम इनसाइड से भी छोटा हो गया टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम इनसाइड में तो ये घुस जाएगा, वॉल्यूम इनसाइड में तो ये घुस जाएगा, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, जितना वॉल्यूम था यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कुछ एम्प्टी प्लेस रह जाएगा। और एम्प्टी प्लेस में क्या होगा, साइड का जो पानी है वो आके यहाँ पे टकरा जाएगा मतलब यहाँ पे आके यहाँ का लेवल जो है वो थोड़ा डिक्रीज करके यहाँ पे बराबर लेवल पे आ जाएगा ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, लेवल डिक्रीज होगा। आपको समझ आया या फिर नहीं? तो यही था हमारा आज का लेक्चर और यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है विथ 2 ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में मज़ा आया है तो ज़रूर बताना, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, ये दोनों कॉन्सेप्ट ही जो मैंने बताया है ये मज़ा आने की लायक है। और अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया तो यार एक लाइक कर देना, अगर नहीं लगा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। जिस दिन अच्छा लगे, जिस दिन भी अच्छा लगेगा उसी दिन ही लाइक करना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाया है और अगर समझे है अच्छे से तुम अगर समझे हो तो नीचे कमेंट में बताना कि कैसा लगा ये लेक्चर। तो टेंशन नहीं लेकी कोई बात नहीं, क्योंकि अगले दिन, क्योंकि जैसे कि कल आ रहा है उसमें हम डीपीपी नंबर 2 करेंगे। डीपीपी नंबर 2 का फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम करेंगे। तो उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर कल ही आएगा वो, तो देख लेना कल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। ओके बाय।